हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 10 जिसका नाम है मानव बस्ती। इसी का आज हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को कवर कर रखा है। जो भी पार्ट 1 को अभी तक कवर नहीं किए हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। चैप्टर 10 यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का लास्ट चैप्टर, अंतिम चैप्टर मानव बस्ती। इसके अंतर्गत जितने सारे थ्योरी हैं वो सारे थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग है और आपको इसमें पता चलता है कि नगर क्या होता है, सिटी क्या होता है, बस्तियां कितने प्रकार की होती है, क्या क्या कारक है, ये सारे चीज का आपको इसमें पता चलता है। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि मानव बस्ती क्या होता है, उपनगरीकरण के बारे में पढ़ा, बस्तियों का वर्गीकरण किस प्रकार करना है, आकृति के आधार पर बस्तियों के दो प्रकार होते हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। 1991 में जो भारतीय जनगणना हुई थी उसके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग नगरीय बस्ती की परिभाषा क्या है उसको हम लोगों ने पढ़ा था। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसको टोटल हम लोगों ने 5 कारक को पढ़ा था। ठीक है, 5 कारक को पढ़ा था। ग्रामीण बस्तियों की क्या क्या समस्या है इसको हम लोगों ने पढ़ा था। नगरीय बस्ती क्या होता है इसको भी हम लोगों ने जाना था। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक यानी पार्ट 2 का जो कंटेंट है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, व्यावसायिक संरचना। ठीक है, तो ये टॉपिक इस यहाँ से स्टार्ट होता है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 के अंतर्गत जितने सारे थ्योरी है वो आपको मैंने स्क्रॉल करके दिखा दिया। तो पार्ट 1 पार्ट 2 के अंतर्गत यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो व्यावसायिक संरचना क्या होता है कि जनसंख्या आकार के अतिरिक्त कुछ देशों जैसे कि भारत में प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियां निर्दिष्ट करने हेतु मापदंड माना जाता है। ये यानी व्यवसायिक संरचना से यह पता चलता है कि कोई भी जनसंख्या कितने कौन सी रोजगार में, कौन से व्यवसाय में जुड़ी हुई है, इससे इसी चीज का पता चलता है व्यवसायिक संरचना से। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक है, सेकंड आपका जो सब टॉपिक है, ये टॉपिक नहीं कहलाएगा, सब टॉपिक कहलाएगा। ठीक है, तो इटली में उस बस्ती को नगरीय बस्ती कहा जाता है या फिर उस बस्ती को नगरीय कहा जाता है जिसके आर्थिक रूप से उत्पादक जनसंख्या 50% यानी 50% गैर कृषि कार्यों में लगा हो, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप में नहीं, क्योंकि प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाता है आपका कृषि। ठीक है, तो वो चीज छोड़ करके यानी गैर कृषि कार्य में लगा हो, जैसे कि द्वितीय सेक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में लगा हो, तृतीय सेक्टर में लगा हो, या फिर मतलब आपका चतुर्थ सेक्टर में लगा हो, तो वो क्या कहलाएंगे, नगरीय बस्ती कहलाएंगे। कहाँ, इटली के अनुसार, क्योंकि हर एक देश का मानक अलग अलग होता है। हर एक देश अपने अनुसार मानक को निर्धारित किया है और वह ग्रामीण और नगरीय बस्ती के अनुसार अपने जनसंख्या को विभाजित किया है। ठीक है, कृषि कार्यों में लगा हो, जबकि भारत में यह मापदंड जो है 75% रखा गया। ये लेकिन भारत में कौन से जनसंख्या के क्षेत्र को नगरीय बस्ती कहेंगे, जहां 75% जो जनसंख्या है वो कहाँ हो, कृषि कार्यों में लगा हो। ठीक है, गैर कृषि कार्यों में लगा हो, भारत में उसको क्या कहेंगे, नगरीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ाया जा रहा कि भारत में किसी भी आकार की बस्तियों को नगर के रूप में बांटा जाता है अगर वहां छावनी बोर्ड, नगर पालिका, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति है। लैटिन अमेरिका के देश ब्राजील और बोलीविया में जनसंख्या का आकार का ध्यान नहीं रखते हुए किसी भी प्रशासकीय केंद्र को नगरीय केंद्र माना लिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कंडीशन है ना कि भारत में कंडीशन है कि 75% जो जनसंख्या है वह गैर कृषि कार्य में लगा हो, तभी उसको क्या कहेंगे, नगरीय क्षेत्र कहेंगे या फिर नगरीय बस्ती कहेंगे। लेकिन लैटिन अमेरिका के देश जैसे कि ब्राजील हो गया, बोलीविया हो गया, ये सब में जनसंख्या को नहीं माना जाता है। जनसंख्या कितनी है नहीं है इस चीज को ध्यान में नहीं रखा जाता है, सिर्फ ये चीज देखा जाता है कि प्रशासकीय केंद्र है या नहीं है। ठीक है, तो प्रशासकीय केंद्र है तो वहां नगरीय केंद्र के रूप में उसको विकसित कर दिया जाता है या फिर नगरीय केंद्र के रूप में उसको नामित कर दिया जाता है, नगरीय केंद्र का नाम उसको दे दिया जाता है। ठीक है, तो हर एक देश का अलग अलग है मानक, हर एक देश का अलग अलग है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या को आकार की निचली सीमा अर्जेंटीना एवं पुर्तगाल में 2000, यूएसए में, थाईलैंड में, यूएस और थाईलैंड में 2500 और कोलंबिया में 1500, भारत में 5000 और जापान में 30,000 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि हर एक देश का मानक अलग अलग होता है। तो नगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिए, नगरीय एरिया घोषित करने के लिए किसी भी देश की किसी भी क्षेत्र का जनसंख्या जो होनी चाहिए, अर्जेंटीना और पुर्तगाल में 2000 होनी चाहिए, यूएसए में और थाईलैंड में 2500 होनी चाहिए, कोलंबिया में कम से कम 1500 और भारत में जो रखा गया है ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, ये चीज आप याद नहीं रखते हैं तो फिर आपका लिए परेशानी हो सकता है, क्योंकि पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में कि भारत में नगरीय क्षेत्र किसको कहेंगे, जहां की जनसंख्या 5000 हो, 3000 हो, 2500 हो, तो आपको क्या टिक करना है, 5000 हो। ठीक है, तो भारत में ये जो दर रखा गया, जो संख्या रखी गई है 5000 जनसंख्या रखी गई है, तभी उसको भारत में नगरीय क्षेत्र कहा जाएगा। जापान में देखिए, जापान में सबसे हाई है 30,000 है, कितना है, 30,000 व्यक्ति रहेंगे तभी उसको नगरीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको कवर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में जनसंख्या 5000 के अतिरिक्त जनघनत्व भी 400 हो। अब देखिए 1991 है ना, 1991 के में जो जनगणना हुआ था, 1991 में जो जनगणना हुआ था उन्होंने ये परिभाषा दिया था कि जहां की जनसंख्या 5000 हो और वहां की जनघनत्व जो है 400 हो और वहां कम से कम एक छावनी बोर्ड या फिर जो भी छावनी बोर्ड होती है
वो हो तो उसी को क्या कहेंगे नगरीय क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। लेकिन भारत में तो 5,000 जनसंख्या तो है, ये तो फिक्स है कि 5,000 जनसंख्या होगा तभी उसको नगरीय क्षेत्र कहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भी होनी चाहिए, यानी जनसंख्या घनत्व भी यहाँ फिक्स कर दिया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राचीन नगर प्रशासन, उद्योग, व्यापार, सुरक्षा एवं धार्मिक महत्व के केंद्र हुआ करते थे। प्राचीन नगर की बात की जाए तो प्राचीन नगरों का जो विकास हुआ है उद्योग के रूप में हुआ है, व्यापार के रूप में, सुरक्षा के रूप में, धार्मिक स्थल के रूप में, जैसे कि धार्मिक स्थल के रूप में अजमेर शरीफ का मतलब अजमेर का विकास हुआ है, ठीक है। व्यापार की दृष्टि में बहुत सारे क्षेत्र का विकास हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक नगर यानी कल्चरल टाउन के बारे में। तो धार्मिक दृष्टि से जिसका जिसका संस्कृति की दृष्टि से जिस नगर का विकास हुआ है उसको क्या बोलेंगे, सांस्कृतिक नगर बोलेंगे, जैसे कि मक्का, जगन्नाथपुरी, बनारस, जेरूसलम आदि, ठीक है। सांस्कृतिक नगर में ऑब्जेक्टिव में खासकर पूछा जाता है, कभी मक्का दे देगा, कभी आपको जयपुर जयपुर दे देगा, ठीक है। यानी एक तरह से आपको राजस्थान में की जयपुर दे देगा, ठीक है। जहां एक तरह से जहां भी मक्का की जगह आपको सांस्कृतिक नगर में आपको बनारस भी दे सकता है, जेरूसलम भी दे सकता है, जगन्नाथपुरी भी दे सकता है। तो आपको समझ जाना है कि नगरीय क्षेत्र यानी सांस्कृतिक नगर की बात की जा रही है या फिर धार्मिक नगर की बात की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यापारिक और व्यवसायिक नगर। देखिए ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये समझने में है ही क्या, इसमें कुछ तो है ही नहीं, सिर्फ समझने में कुछ है ही नहीं, इसमें आपको टॉपिक बाय टॉपिक याद रखना है। पूछा जाएगा तो आपको लिख देना है, इसमें समझने वाला है ही क्या, इकोनॉमिक्स से है समझने वाला, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस से थोड़ा समझना पड़ता है। व्यवसायिक और व्यापारिक नगर, ठीक है। तो कृषि नगर, बैंकिंग और वित्तीय कार्य करने वाले नगर व्यवसायिक नगर के रूप में कार्य करते हैं, जैसे आगरा और लाहौर। तो व्यवसायिक नगर में क्या होता है कि कृषि कार्य होते हैं, कृषि बाजार होती है, कृषि पदार्थ खरीद और बिक्री किए जाते हैं, क्रय विक्रय किए जाते हैं, बैंकिंग सेवाएं होती है, वित्तीय कार्य लेन देन वित्तीय कार्य होता है, पैसे का ट्रांजेक्शन वगैरह होता है। तो वो सारे क्षेत्र को, वो सारे नगर को क्या कहलाएंगे, नगर व्यवसायिक नगर या फिर व्यापारिक नगर कहलाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आगरा और लाहौर दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए प्रशासनिक नगर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, ठीक है। तो प्रशासनिक नगर जहां का विकास प्रशासन की दृष्टि से हुआ हो, जो किसी क्षेत्र की विशेष क्षेत्र की राजधानी रहा हो, तो उस नगर का जो विकास होगा तो वह प्रशासनिक नगर के रूप में होगा, वह नगर क्या कहलाएंगे, प्रशासनिक नगर कहलाएंगे, ठीक है। तो राष्ट्र या राज्य की राजधानी, राष्ट्र या राज्य की राजधानी जहां पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उसको क्या बोलेंगे, प्रशासनिक नगर बोलेंगे। केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय जो होते हैं वो क्या बोलेंगे, प्रशासनिक नगर बोलेंगे। दिल्ली क्या है, प्रशासनिक नगर है। बीजिंग क्या है, प्रशासनिक नगर है। इस्लामाबाद क्या है, प्रशासनिक नगर है। चाइना का जो राजधानी बीजिंग है वो प्रशासनिक नगर है। तमिलनाडु यानी तमिलनाडु को राजधानी एक तरह से चेन्नई, ये भी क्या होगा, प्रशासनिक नगर होगा। अदिस अबाबा क्या है, प्रशासनिक नगर है। तो जो नगर का प्रशासन की दृष्टि से विकास हुआ वो क्या कहलाएंगे, प्रशासनिक नगर कहलाएंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर कि नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन क्या होता है। सिंपल सी बात है, किसी भी क्षेत्र में नगर का विकास होना, किसी भी क्षेत्र में अगर देखिए नगरीकरण किसको कहेंगे, नगर वो क्षेत्र किसको कहते हैं जहां यातायात की सुविधा अच्छी हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, लोगों का जीने से रहने का सुरक्षा हो, और क्या कहता है लोगों को रोजगार मिले, तो वो क्या कहलाएगा, नगर कहलाएगा, ठीक है। नगर में क्या क्या खूबी होती है, क्या क्या खामी होती है, वो सारा चीज आप लिखेंगे। नगर का जनघनत्व तो अधिक होता है, ठीक है। नगर में मतलब एक तरह से नेगेटिव पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि नगर में जो अपराध होती है वो सबसे ज्यादा होती है ग्रामीण की अपेक्षा, ठीक है। तो नगरीकरण किसी देश की नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या का अनुपातिक वृद्धि नगरीकरण कहलाता है। नगरीकरण का कारण ग्रामीण क्षेत्र से नगर की ओर लोगों का पलायन, जैसे कि आपको पढ़ाया गया है, टोटल जो होते हैं चार, एक तरह से ये एक तरह से बताया गया, आपको लेन बताया गया, ठीक है। ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, नगर से नगरीय की ओर, आवासीय मतलब दिशा, ठीक है। यानी एक तरह से गमन जो करते हैं, यानी दिशा होती जो एक तरह से प्रस्थान करने की, प्रवास करने की जो दिशा होती है वो कहां से कहां, ग्रामीण से ग्रामीण, नगर से नगर, नगर से ग्रामीण, ग्रामीण से नगर, ठीक है। चार प्रकार आपको पढ़ाया गया, चार धाराएं पढ़ाई गई। तो उसमें से प्रमुख जो धारा है वो ग्रामीण से नगर है, ठीक है। क्योंकि ग्रामीण से नगर की ओर लोग जाते हैं रोजगार की तलाश में, और नगर में ज्यादा जनसंख्या हो जाती है, नगर की जनसंख्या घनत्व तो बढ़ जाती है, ठीक है। लोगों को और क्या कहता है, नगर की ओर लोगों का पलायन, ठीक है। ये सबसे बड़ा कारण है, नगर में जनसंख्या बढ़ रही है। 1990 के दशक के अंत में 2 से 3 करोड़ मनुष्य हर वर्ष गांव छोड़कर शहर की ओर रहने के लिए चले आ जाते हैं, चले जाते थे, ठीक है। 19वीं शताब्दी में नगरीकरण तेजी से हुआ तथा 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकासशील देशों में नगरीकरण तेजी से हुआ, ठीक है। ये सारा चीज आपको याद रखना। नगरीकरण क्या होता है, सिंपल सी बात है, नगर में जनसंख्या का वृद्धि होना क्या कहलाएगा, नगरीकरण कहलाएगा। जनसंख्या वृद्धि क्या क्या कारण है उसका, रोजगार मिलता है, अच्छा तरह से सैलरी मिलता है, इनकम यानी जो आय होती है प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है, शिक्षा सुविधा मिलती है, रहन सहन का सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, सारा चीज का सुविधा मिलती है, जिसके कारण वहां जनसंख्या घनत्व बढ़ती जाती है, ठीक है। अब चलिए कैनबरा के बारे में पढ़ना है, ये बार बार पूछा जाता है कैनबरा के बारे में कि अमेरिकन वास्तुविद वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के लिए इस नगर यानी कैनबरा की योजना बनाई थी, ठीक है। भूदृश्य की प्राकृतिक आकृति को ध्यान में रखते हुए लगभग 25,000 निवासियों के रहने के लिए इस स्थान का
इस उद्यान नगर की यानी इस उद्यान नगर की कल्पना की थी, यानी ये कैनबरा की कल्पना की थी। इसमें प्रमुख जो केंद्र है, 5 प्रमुख केंद्र थे और प्रत्येक के जो कार्य थे वो अलग अलग थे। यह प्रत्यय नहीं होगा, प्रत्येक यानी हर एक, ठीक है। प्रत्येक के जो कार्य थे वो अलग अलग थे और चारों प्रमुख केंद्र को, 5 प्रमुख केंद्र को आपस में जोड़ दिया, कनेक्ट कर दी, तो वो क्या कहला गया, कैनबरा कहला गया, ठीक है। कैनबरा जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में आता है, ये चीज आपको याद रखना है। पूछा जाएगा कि नियोजित नगर कौन है, तो कैनबरा एक क्या है, नियोजित नगर है। प्लान के अनुसार, योजना के अनुसार इस नगर को बसाई गई है, ठीक है। अदिस अबाबा, ठीक है, जिसको नवीन पुष्प बोलते हैं, अदिस अबाबा, ठीक है। अदिस नया या फिर अदिस पुष्प, यह इथोपिया की राजधानी है। इथोपिया में क्या होते हैं कि वहां ग्रामीणीकरण सरकार की तरफ से होती है, यानी तरह से योजना बस्ती यानी नियोजित बस्ती का जो फैलाव हुआ है वो इथोपिया में हुआ, ठीक है। जैसे कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के अंतर्गत जो किया गया ग्रामीण बस्ती का जो तरह से योजना के तहत बसाया गया, उसी तरह इथोपिया में भी ग्रामीणीकरण होता है, ठीक है। यानी सरकार की योजना के द्वारा सरकार की तरफ से बस्तियों को बसाया जाता है, ठीक है। तो इथियोपिया की राजधानी कहाँ है, अदिस अबाबा, जिसकी स्थापना 1878 में हुई थी। जिबूती अदिस अबाबा रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन है, ये भी याद रखें कि जिबूती काफी फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट है मिलियन सिटी के बारे में, ठीक है। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। सिंपल सी बात है, 10 लाख जनसंख्या वाले शहर को क्या कहलाएंगे, मिलियन सिटी कहलाएंगे। जहां 10 लाख 1 मिलियन जनसंख्या रहेगी वहां मिलियन सिटी कहलाएगा। 1800 में लंदन, 1850 में पेरिस तथा 1860 में न्यूयॉर्क मिलियन सिटी के श्रेणी में आया। इसकी वृद्धि प्रत्येक तीसरे दशक में 3 गुनी हुई है, ठीक है। 1950 तक विश्व में 80 शहर मिलियन सिटी थे। 1975 में 160, 2005 में 438 और विश्व भर में 2016 में 512 शहरों में कम से कम 1 मिलियन निवासी थे, ठीक है। मतलब मिलियन सिटी का मतलब एक तरह से जो नंबर है वो बढ़ते जा रहा है, मिलियन सिटी की संख्या बढ़ते जा रही है, क्योंकि पता है आपको कि ग्रामीण क्षेत्र से जनसंख्या जो है वह नगर की ओर आ रहा है और नगर का जनघनत्व बढ़ते जाता है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 1 मिलियन जनसंख्या जहां रहती है उसको बोलेंगे मिलियन सिटी, और बढ़ते जा रहा है जनसंख्या तो और भी मिलियन सिटी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुमान के मुताबिक विश्व भर में 2030 तक 662 शहर मिलियन सिटी बन जाएंगे। ये अनुमान कर रही है, अभी क्या चल रही है, 2022 चल रही है, ठीक है। लेकिन 2022 8 वर्ष जैसे गुजरेगा तो लगभग एक अनुमान के गेस के अनुसार कहा गया है कि 662 शहर जो है वो मिलियन सिटी के अंतर्गत आ जाएंगे विश्व भर में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका सन नगर कहलाएगा, ठीक है। इस शब्दावली का प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडिज ने किया था। यानी सन नगर यानी जो इसका शब्द है, ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, पैट्रिक गिडिज ने किया था। यह विशाल तथा विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो सामान्यतः अलग अलग शहरों या नगरों के आपस में मिल जाने पर बड़े विशाल नगर में बदल जाते हैं। सन नगर सिंपल सी बात है, आप कह सकते हैं कि सन नगर जो है बहुत छोटे छोटे नगरों का मिलन होता है। छोटे छोटे नगरों का जब मिलन होता है तभी उसको क्या बोलेंगे, एक बड़ा नगर बनता है, उसको बोलेंगे सन नगर बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि आपस में मिल जाने से अलग अलग शहरों के अलग अलग नगरों से, ठीक है, अलग अलग नगरों का जो आपस में कनेक्टिंग होगा वो आपस में जुड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा नगर बन जाएगा, तो वही क्या कहलाएगा, सन नगर कहलाएगा, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1915 में पैट्रिक गिडिज ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेगा सिटी के बारे में, जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर व उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक होती है उसको क्या बोलेंगे, मेगा सिटी बोलेंगे, ठीक है। मेगा सिटी 1 करोड़ से अधिक, कितना, 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन, कितना, 10 मिलियन। 1 करोड़ में कितना लाख, 100 लाख, ठीक है। और 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है। 10 लाख 1 मिलियन, तो हम कह सकते हैं कि 10 मिलियन जिसकी जनसंख्या हो या फिर 10 मिलियन टोटल जनसंख्या लगभग अधिक हो, 10 मिलियन से अधिक हो, उसको बोलेंगे मेगा सिटी, ठीक है। मेगा सिटी क्या होती है, 10 मिलियन से ज्यादा जनसंख्या, जिसमें एक 10 लाख जनसंख्या होगी उसको बोलेंगे मिलियन सिटी, ठीक है। 1950 में न्यूयॉर्क की जनसंख्या 1 करोड़ 25 लाख हो गई थी और मेगा सिटी का दर्जा प्राप्त कर लिया था, ठीक है। 1950 की अगर बात की जाए, न्यूयॉर्क की बात की जाए, ठीक है, न्यूयॉर्क की। अब देखिए वर्तमान में 25 मेगा सिटी है, जो पिछले 50 वर्षों में विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में मेगा सिटी की संख्या बढ़ रही है। विकासशील देश की बात की जाए, क्योंकि विकासशील देश में ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या शहर नगर या ग्रामीण से नगर की ओर पलायन करते हैं, तो वहां जनसंख्या घनत्व तो बढ़ती है, जिसके कारण तेजी से विकासशील देशों में मेगा सिटी का जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब देखिए विश्व नगरी के बारे में पढ़ना, ये सारा चीज आपको पढ़ना है, याद रखना है। सिर्फ मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सारा चीज आपको याद रखना है। इसमें समझने वाली क्या बात है भाई, आपको इकोनॉमिक्स से पढ़ाया जाएगा, वहां आपको समझा जाएगा जीडीपी कैसे निकालेंगे, जीएनपी कैसे निकालेंगे, जीएसटी कैसे होता है, ये सारा चीज आपको सेमेस्टर अर्थशास्त्र में समझाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो आपको समझने वाली कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है, नोट बनाना। अगर आप फिर नोट नहीं बनाते तो एक तरह से क्लास करना आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा, या फिर वीडियो देखना आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कुछ समय के बाद आप फिर भूल जाते हैं। तो डायरेक्ट कॉपी लेकर के बैठिए, आप लोग डबल टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। एक टाइम वीडियो देखेंगे, दूसरा टाइम नोट बनाएंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा, टाइम डबल चले जाएगा आपका, ठीक है। एक तरह से टाइम का नुकसान है, इसलिए एक ही बार में नोट बना लीजिए, टाइम बचेगा, क्योंकि टाइम का महत्व बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए विश्व नगरी, यह यूनान शब्द मेगालोपोलिस से बना हुआ है।
यानी विश्व नगरी जो मेगालोपोलिस से बना है जिसका अर्थ है विशाल नगर होता है, ठीक है, यानी बहुत बड़ा नगर विश्व नगरी। इसका प्रयोग 1957 में जीन गॉटमैन ने किया था। यह बड़ा नगर महानगर होता है जो एक सन्नगरों का समूह होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, सन्नगर जो होता है, सन्नगर छोटे छोटे नगरों का समूह होता है। सन्नगर क्या होता है, अब देखिए मेगा सिटी जो होता है, ये अब सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, ध्यान से समझिए, ठीक है। 1 मिलियन जिसकी संख्या हो, 10 लाख जिसकी संख्या हो, उसको बोलेंगे क्या, मिलियन सिटी, ठीक है। मिलियन सिटी उसको बोलते हैं ना, 1 मिलियन जनसंख्या वाले मिलियन सिटी बोलेंगे, ठीक है। तो उसी तरह अगर 10 मिलियन जनसंख्या जिसकी हो तो उसको मेगा सिटी, मतलब 10 मिलियन जनसंख्या जिस शहर की, जिस नगर की हो, तो उसको क्या बोलेंगे, मेगा सिटी या फिर मेगा नगर बोलेंगे, ठीक है। अब उसी तरह सन नगर किसको बोलते हैं, सन नगर छोटे छोटे नगर के, छोटे छोटे शहर के, अलग अलग शहरों के या अलग अलग नगरों के आपस में मिल जाने से जो बड़ा विशाल नगर बनता है उसको बोलते हैं सन नगर। और यही सन नगर बहुत बड़ा एक नगर बना तो सन नगर कहलाएगा। लेकिन बहुत सन नगर यानी एक से ज्यादा सन नगर, अब देखिए सन नगर तो बना और फिर 3 4 सन नगर आपस में ऐड हो गया, फिर वहां क्या हो गया, 3 4 सन नगर को आपस में कनेक्ट कर दिया गया, जोड़ दिया गया रेलवे के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, तो वो फिर क्या कहलाएगा, विश्व नगरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विश्व नगरी कहलाएगा। कह रहा है ना कि यह बड़ा नगर होता है, बड़ा महानगर होता है, जो लगभग एक सन नगरों का समूह होता है, ठीक है, यानी ग्रुप होता है। भारत में अधिकांश मिलियन सिटी 25%, ठीक है, अधिकांश मिलियन सिटी 25% निवासी अवैध बस्तियों में रहते हैं। जहां एशिया की पैसिफिक अगर बात की जाए तो एशिया पैसिफिक देशों में नगरीय जनसंख्या का 60% भाग अधिकृत बस्तियों में रहता है, ठीक है। तो आपका चैप्टर इंडिया हो गया। चैप्टर 10 जिसका नाम है मानव, एक तरह से मानव बस्ती, तो मानव बस्ती के अंतर्गत जितने सारे थ्योरी दिए गए वो सारे थ्योरी को हम लोगों ने कवर किया। और चैप्टर का आपका ये लास्ट हो गया, जितने सारे थ्योरी थे सभी को हम लोगों ने कवर किया। तो लास्ट में क्या लिखा हुआ, द एंड, ठीक है। लाइक प्लीज शेयर वगैरह कर दो यार, कितना मेहनत करते हैं, ठीक है। जो भी करना है कर दीजिए, सब्सक्राइब वगैरह, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंचेगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा, तो एक झलक में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। विश्व नगरी के बारे में पढ़ा, मेगा सिटी क्या होता है, सन नगर क्या होता है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा मिलियन सिटी, अदिस अबाबा, कैनबरा के बारे में पढ़ा, नगरीकरण क्या होता है, व्यापारिक या फिर व्यवसायिक नगर क्या होता है, प्रशासनिक नगर किसको बोलते हैं, सांस्कृतिक नगर क्या होता है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एक तरह से व्यावसायिक संरचना क्या क्या है, नगरीय बस्ती क्या होता है, ग्रामीण बस्तियों की समस्या क्या क्या है, ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं, और आकृति के आधार पर बस्तियों के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। बस्तियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, उपनगरीकरण क्या होता है, मानव बस्ती क्या होता है, चैप्टर एंड, ठीक है। आपका जो थ्योरी बचा है जो पूरा कंप्लीट हो गया, और आपका जो बाकी होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा है, वो आपको कंप्लीट करने के बाद सेकंड बुक आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, विश्व अर्थव्यवस्था और जनसंख्या, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था से कोरिलेट करके, रिलेटेड करके हम लोग जो पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एक तरह से जो जिस अर्थशास्त्र, जिस आपका जो पार्ट 2 है यानी सेकंड बुक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन उसको रिलेट करना, कोरिलेट करना है इकोनॉमिक्स के साथ, अर्थव्यवस्था के साथ, ठीक है। तो वो आपका सेकंड बुक बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका पहला बुक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप लोग अगर पहला बुक को अभी तक कवर नहीं किए हैं तो प्लीज नोट बना लीजिए, क्योंकि याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद नहीं रखेंगे थ्योरी तो फिर कैसे क्वेश्चन सोल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन भी सोल्व करना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा तरह से आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन विद इन 7 डेज एप्लीकेशन ऐप जो है लॉन्च हो रहा है। और ऐप में जो भी कोर्स होगा, जो भी कोर्स लॉन्च किया जाएगा तो आप लोग कवर कर लीजिएगा, उसको कवर करना बहुत जरूरी है, कोर्स ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जो आप एप्लीकेशन में आएंगे तो आपको सारा सब्जेक्ट मिलेगा, जो भी सब्जेक्ट है आपका, आपके सामने सारा ऑप्शन खुल जाएगा ऑल सब्जेक्ट का, और आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आप इन करेंगे, और इन करके जो भी थ्योरी होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, सारा चीज आपको क्लास मिलेगा, ठीक है। आपको क्लास कराया जाएगा और आप इसी तरह से तैयारी करेंगे, आपका इफेक्टिव तैयारी होगा, आप मार्क्स अच्छा गेन करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए, अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।